भारत का दर्शन हुआ। ये शब्द यूज होता था कि लॉर्ड्स, मक्का क्रिकेट, विंबलडन, वेम्बले, मक्का बैडमिंटन, लेकिन विंबलडन, मक्का टेनिस, मेरा मानना है एशिया क्रिकेट लॉर्ड्स। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ऐसे गैर हिंदी भाषी ने हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम दिए। वो त्रिशूल जानते हैं क्या है? वो विंध्य पर्वत की 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। नमस्कार। एक शख्सियत जिसकी दीवानगी खेल ही रही हो। बचपन से नन्हे पगडंडियों से होकर बनारस की गलियों से वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते गया, हाथ उससे मिलते गए और आज वो कारवां बन के उभरा है। एक शख्सियत जिसे खेल पत्रकारिता को न सिर्फ एक बुलंदियों तक पहुंचाया हो, बल्कि खेल को अपने नसों में बहाया हो, अपनी रगों में बहाया हो। ऐसी ही शख्सियत का आज हम बात करेंगे। आइए, हमारे साथ हैं पद्मपति शर्मा जी। नमस्कार। आपका स्वागत है आज की इस पॉडकास्ट में। कैसा लगा? सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ आए हैं, हमारे आवभगत में कैसा आपको महसूस? बहुत अच्छा लगा। और जो 5 दिन हमारे लिए वो यादगार है, इसलिए कि ये पहला मौका था। मैं कई विश्वविद्यालयों में एज ए गेस्ट फैकल्टी व बच्चों के साथ रूबरू हो चुका हूँ, लेकिन इतने इंटेलिजेंट बच्चे, नॉलेजेबल और रीडिएबल और वेल रेड जिसको कहना चाहिए, और बहुत कम मिले। सबसे बड़ी खुशी ये है कि यहाँ पर जो 35 बच्चे हैं, जिसमें बच्चियाँ भी हैं और बच्चे भी हैं, पूरे लघु भारत का दर्शन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि करीब 15,000 में 200 के आसपास क्वालिफाई किए हैं, उनमें 35 को यहाँ पर लाया गया है। और अपने 5 दिनों के दौरान मैंने देखा कि बड़े करंट टॉपिक पे और बड़े रिलेवेंट, बड़े सामयिक सवाल हमसे पूछे गए। अच्छी यादों और सुखद अनुभव के साथ काशी लौटूंगा। काशी, जो कि हम कह सकते हैं कि शंकर के त्रिशूल पे बसने वाला वो जगह है। और काशी यूं ही काशी नहीं है। लोग खेल के मक्का कर सकते हैं, मैं आपको कह सकता हूं कि आप खेल के काशी को जीते हैं। काशी आपके अंदर है। देखिए, काशी, मैं मक्का नहीं कहता, इसको अन्यथा मत लेना। पहले ये शब्द यूज होता था कि लॉर्ड्स, मक्का क्रिकेट, विंबलडन, मक्का टेनिस, वेम्बले, मक्का बैडमिंटन, लेकिन मेरा मानना है कि काशी या क्रिकेट लॉर्ड्स, काशी या टेनिस विंबलडन, काशी या वेम्बले, तो काशी जो है ये बहुत ऊंचा शब्द है, क्योंकि मक्का जो है, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा, मक्का कल की बात है जी। लेकिन काशी, बहुत अच्छा सवाल किया है। काशी के जब लोग कहते हैं कि 5,000 10,000 साल, तो हमको हंसी आती है और दुख होता है कि हमारे नीति निर्धारकों ने, हमारे शासकों ने जब देश आज़ाद हुआ तो काशी पर क्यों नहीं शोध किया। देखिए, काशी जो है पत्रकारिता जननी है। बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ऐसे गैर हिंदी भाषी ने हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम दिए। आज अगर हिंदी पत्रकारिता में जब किसी का प्रातः स्मरणीय नाम लिया जाता है, उसका नाम अन्य कुछ नहीं, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। आपका किताब में पढ़ रहा था, अंतहीन खेल पत्रकारिता में, उसमें किताब को पढ़ के तो ऐसा लगा कि एक भावुक इंसान भी है। ये भावुकता कहाँ से आती है? भावुकता दिल से आती है, और जब दिल और दिमाग दोनों का संगम होता है
तो वो राइटिंग जो होती है संपूर्ण होती है, और जिसको कह सकते हैं कि फूल में सुगंध आ जाती है। तो पहले तो देखिए, काशी में जन्मा हूँ, और काशी शंकर के त्रिशूल पर है। वो त्रिशूल जानते हैं क्या है? नहीं, वो विंध्य पर्वत की 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। पर्वतमालाएं। पहाड़ियाँ छोटी छोटी, जी जी। एक है केदारेश्वर, दूसरी है विश्वेश्वर, और तीसरी है ओंकारेश्वर। यही 3 त्रिशूल के भाग हुए, और जो सबसे बड़ा भाग है, बीच वाला जो त्रिशूल का भाग होता है, वो विश्वेश्वर पहाड़ी है, और उसी की छत पे हमारा मकान था। उस पहाड़ी की छत पे ही मकान था। इस पर शोध होना चाहिए। खैर, लेकिन मैंने जब पत्रकारिता शुरू की, तो उस समय पत्रकारिता के नाम पर यूँ कहा जाए कि एक औपचारिकता बस होती थी। मैंने चर्चा भी की थी, और मुझे दुख हुआ। मैं बहुत छोटे उम्र का था, लेकिन जिस किताब में आपने पढ़ा होगा, 6-7 साल की उम्र से हमारे चाचा जी ने हमको ये शौक पैदा किया, और हिंदू के ट्रांसलेशन करके हमको बताते थे। तो मुझे लगता था कि ये ऐसा है कि जैसे मालूम पड़ रहा है कि सामने जो है एक चित्र उकेरा जा रहा है, उस खेल का चित्र उकेरा जा रहा है। इतना जीवंत वो होता था इंग्लिश में, तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। लेकिन मैं जब बड़ा हुआ तो उतना ही दुख होता था हिंदी पत्रकारिता को लिए। 1961 में, मैं बहुत छोटी उम्र थी मेरी, लेकिन मेरी खेलों में रुचि थी, टेनिस में रुचि थी। हमारे रामनाथन कृष्णन, वो 3rd सीट उनको मिली थी विंबलडन में। ये कल्पना से परे है आज के युग में। और वो शख्स जो है सेमीफाइनल में पहुंचा है। तो तत्कालीन जो अखबार था, उसके मुश्किल से 8-10 लाइन डबल कॉलम में समाचार लगा कि रामनाथन कृष्णन जो है सेमीफाइनल में पहुंच गए। जबकि संपादक के नाम पत्र छपा था कि हमारी गलियों में अंधेरा रहता है, कूड़ा नहीं उठता, 2 कॉलम में। तो हमने कहा ये क्या है? 8 लाइन में देना चाहिए कि हमारे यहाँ कूड़ा नहीं उठा, सफाई है, जल्दी से जल्दी सफाई। उस पर लंबी कहानी लिखी जा रही है, और जहाँ लिखा जाना चाहिए वहाँ पर 10 लाइन में समाचार आ रहा है। तो मन में एक तड़प होती थी, एक कसक होती थी, और एक टीस उभरती थी। और मन में ये आता था, यार कभी हमको मौका मिला, हम बताएंगे कि हिंदी में जर्नलिज्म क्या होती है, हिंदी में खेल लेखन क्या होता है। ये तड़प जो है मेरे को 14-15 वर्ष की उम्र से शुरू हो गई। आजकल जो जिस तरह से हम देख सकते हैं, कई कमेंटेटर्स हैं जो आजकल सबसे अव्वल कहे जाते हैं, उनकी भाषा ही लगती है कि वो बहुत निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको जब हम लोग देखते हैं कि इतनी कहानियाँ आपके दिमाग में हैं, इतने शब्द का संकलन है, आप एनसाइक्लोपीडिया हैं खेल पत्रकारिता के, या भीष्म पितामह का, क्या ऐसा लगता है कि इस युग में कोई और पितामह आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता है? आप में उत्कट अभिलाषा, अमिट भूख और जिजीविषा, और प्लस आपने कितना अध्ययन किया है, कितना डूब के गए हैं खेल विशेष में, इस पर निर्भर करता है। जहाँ तक भाषा का सवाल है, देखिए भाषा सस्ती हुई है, दो राय नहीं है। देखिए लोकप्रियता जब होती है तो भाषा सस्ती भी होती है, लेकिन इतनी भी नहीं हो कि गलत शब्दों का प्रयोग हो, और वो हो रहा है। मेरे समय में हिंदी की जहाँ तक हम बात करते हैं तो रवि चतुर्वेदी, मुरली मनोहर मंजिल और एवावाल, सुशील दोषी, मैं उसकी तुलना किसी बड़े से बड़े अंग्रेज कमेंटेटर से भी करता हूँ। एक फ्लो, एक तरन्नुम उनकी जो कमेंट्री में होता था, फौरन
इतना बढ़िया बोलते थे कि आदमी को रोमांच हो उठता था। जसदेव सिंह वो हर खेलों के महारत थी उनको, और मैं समझता हूँ कि आवाज़ का वो जादूगर ऐसा कोई नहीं मिला। ये जरूर है कि खेलों के मामले में थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी जो है वो मुझे लगता है और होती तो जरा मणिकांचन में योग होता है, लेकिन जो आवाज़ थी जब हॉकी के मैच होते थे उसको उसको उसकी कमेंट्री करना बहुत मुश्किल होता था, और वो गेंद के साथ वो चलते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब भी भारत में कमेंट्री की चर्चा की जाएगी तो जो अग्रिम नाम है उनमें जसदेव भाई का भी। आजकल एक और नया ट्रेंड चला है, कुछ पत्रकार ऐसे खेल पत्रकार की बात करते हैं, ऐसे लगता है कि खिलाड़ियों के पीआर की तरह काम कर रहे हैं। खिलाड़ियों के क्या ये सही है? खेल पत्रकारिता को किस दिशा में ले जाएंगे? नहीं, सही नहीं है। देखिए आजकल क्या है, वो एक कमर्शियल जमाना हो गया है और हर आदमी जो है पैसे के पीछे भाग रहा है। हम अपने कैरियर में, मैं 4 अखबारों का यूँ कहिए कि कंट्री हेड रहा, खेलों का प्रभारी रहा, और मैंने बहुत कुछ करीब से देखा है, लेकिन कभी मैंने व्यवसायीकरण करने की कोशिश नहीं की, कभी इससे कुछ पाने की कोशिश नहीं की। मेरा पाना क्या होता था कि आपके जैसे लोग यंगस्टर जो है मुझे याद करेंगे, और जब पढ़ें तो मेरी लाइन के साथ उनकी हंसी आए, मेरी लाइन के साथ उनकी आँख भर आए। जब आप ये लिखते हैं तब आप सीधे सीधे पाठक के या व्यूअर के दिल तक पहुँचते हैं, तो वहाँ पर पैसा काम नहीं आता। लेकिन आज भी क्या है, मैं एक उदाहरण देता हूँ। IBM 7 जब होने जा रहा था तो राजदीप सरदेसाई वो NDTV छोड़ करके इसमें आए थे IBM 7 में, हमको उन्होंने बुलाया तो बात चलने लगी। बोले पदन जी, आजकल लड़कियां जो है वो स्पोर्ट्स कर रही हैं। एक बेदी के पास पहुंची और पूरा इंटरव्यू ले लिया उसने, और जब चलने लगी तो उसने कहा बिशन जी बहुत अच्छा लगा। बोला भाई मैं बिशन सिंह बेदी नहीं हूँ, हरपाल सिंह बेदी हूँ। मैं यूनाइट का स्पोर्ट्स एडिटर हूँ, आज वो दुनिया में नहीं है, चंद महीने पहले उसकी डेथ हो गई। हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था। तो राजदीप ने हमको जब ये बताया तो हमें हंसी आ गई कि वो सचिन का बेदी, बिशन सिंह बेदी बहुत बड़े विजार्ड, अब मैं समझता हूँ कि लेफ्ट आर्म स्पिन का वो आदमी अपने आप में एक स्कूल था, इतनी कंट्रोल फ्लाइट। और मुझे याद है कि जब कोई बैट्समैन नया आता था और 1-2 बाउंड्री मारता था तो हम लोग को हंसी आती थी। हमने कहा कि इसकी छुट्टी होने वाली है, फिर वो आउट हो जाता था। लेकिन जो उसको संभल के खेलता था वही थोड़ा टीका रहता था। तो बिशन बेदी ऐसे विराट, इतने ग्रेट बॉलर, तुम हरपाल सिंह बेदी को बिशन बेदी समझ गई। सब बिशन बेदी जिंदे थे, अभी गए कुछ साल पहले, साल बेदी हुआ गए उनको। तो आप ये सोचिए कि अब वो पत्रकार हैं, आता जाता कुछ नहीं, लेकिन क्या है आज की दुनिया चमक दमक और ग्लैमर की है। आप टीवी पर भी देखते हैं, स्कर्ट पहने गए, बड़े उत्तेजक ड्रेस पहनी गई और वो इंटरव्यू लेती हैं, तो लोग जो है उसकी वाणी कम, शरीर को ज़्यादा देखते हैं और सोचते हैं कि यही हमारा TRP बढ़ाता है। कि तो वहाँ उनके सामने जो है टैलेंट का मायने नहीं करता ज़्यादा। इतने क्रिकेट के मैदान को आपने कवर करा है, इतने खेल के साथ साथ खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं और आप जीते हैं उस खेल को, वो खेलते हैं और आप जीते हैं। कोई एक खेल बताइए जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, आपका सबसे यादगार वो खेल रहा। एक हो तो बताएं। कोई एक उनमें से जो आपको लगता है, उनमें से कोई एक। न जाने कितने ऐसे मौके आए कि जब जो है रात को हम लोग, मैं कम से कम पर्टिकुलरली सो नहीं पाया। उसमें
एक सेंचुरी थी सनी गावस्कर की। दो कम से कम मैं टेस्ट मैचों का उल्लेख करना चाहूँगा। पहला था 1983 में भारत ने एक अप्रत्याशित परिणाम देते हुए, मैंने लिखा था वंडर्स ऑफ वंडर, आश्चर्यों का आश्चर्य, और वर्ल्ड कप जीता। उसके बाद मैं वेस्ट इंडीज की उस टीम को कालजयी कहना चाहूँगा। एक कालजयी टीम जो है भारत सीरीज खेलने आई तो जैसे कि कोई बाघ, व्याघ्र या शेर घायल होता है तो वो कितना जो है वो खूंखार हो जाता है, वैसे ही वो खूंखार थे। और पहला टेस्ट मैच कानपुर में खेला गया, मैं कवर कर रहा था, और वो जो विकेट बनाया गया था, नब्बू शाह नाम के जीव ने विकेट बनाया था, वो विकेट भारतीयों के लिए कम, वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी के लिए ज़्यादा था। और विकेट कहना विकेट का मान था, एक तरह से मड, एक कीचड़ कुआं था वो। और भारत वो टेस्ट मैच 2.5 दिन में हार गया। और गावस्कर जो थे वो दोनों पारी में बुरी तरह से फ्लॉप हुए। और सेकेंड इनिंग में वो एक उठी गई गेंद जो ऑकवर्ड बाउंस, विकेट के कारण वो ऑकवर्ड बाउंस लिया उसने, और वो उतने शॉर्ट स्क्वायर लेग में कैच हुए। तो सारी मीडिया ने लिखा कि सनी जो है अस्त होने जा रहा है, यानी सूरज अब अस्ताचल की ओर चला। और ये बड़ी पीड़ाजनक थी। टेस्ट मैच 2 दिन पहले खत्म हो गया तो मैं बढ़ा आगे दिल्ली के लिए। दिल्ली में पहुंचा फिरोज शाह कोटला, और 3 दिन बाद जो है 4 दिन बाद टेस्ट मैच शुरू होने वाला था। तो मैं फिरोज शाह कोटला के बी ग्राउंड में जब पहुंचा तो वहाँ नेट लगा हुआ था, इंडियन टीम नेट कर रही थी। तो संदीप पाटिल आया हमारे पास और बोला, पंडित यहाँ क्या देख रहे हो, जाओ अम्बेडकर स्टेडियम छोड़ कर देखो फिरोज शाह कोटला ए में, वहाँ सनी बैटिंग कर रहा है। तो मैं वहाँ से चला और आया फिरोज शाह कोटला। वहाँ पर मैंने देखा कि अम्बेडकर स्टेडियम के कोने में 20 गज के विकेट बना के, 20 गज, 22 गज की होती है ना बैटिंग, वो 20 गज की बैटिंग पे एक स्कल कैप, हेलमेट नहीं था, होगी स्कल कैप पहन करके, और वो राजेश पीटर एक खिलाड़ी था, बड़ी संदेहास्पद उसकी मौत हो गई, फास्ट बॉलर था। करसन घावली रिटायरमेंट ले चुका था, उसको गावस्कर ने समन किया था, और 2-3 और गेंदबाज थे। और मेरी आंखों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि मैंने बहुत टेस्ट मैच सनी के देखे थे। लगातार हर गेंद बाउंसर, केवल शॉर्ट पिच, इसके अलावा कोई दूसरी गेंद नहीं। और मैं 2.5 घंटा बैठा रहा, और 2.5 घंटे तक वो खाली हुक और पुल करता रहा। और मेरे लिए एक नया अनुभव था, मैंने सनी को जो है हुक और पुल करते बहुत कम देखा। वो डक करना बहुत अच्छा जानते थे, और खाली इतना करते, नाटे करते थे, तो यूँ करते थे ये निकल जाती थी। और मैंने इससे पूछा भी था कि सनी आप बाउंसर क्यों नहीं खेलते? बोले, देखो पंडित, टीम मुझ पर रिलाई करती है। अगर मैं इस तरह का चांस लूंगा और मैं आउट हो गया तो टीम का मोरल खत्म हो जाएगा। तो टीम के खातिर, टीम को मुझे जिताना है या कम से कम ड्रा तो जरूर कराना है, उनकी पास प्रायोरिटी यही होती। तो मैं सोचता था कि नहीं यार, हमें इस पर जोखिम नहीं लेना चाहिए। तो उस दिन मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, नेट खत्म हुआ, मैं फिरोज शाह कोटला की पिच पे आया। वहाँ राजदीप सरदेसाई के पिताजी दिलीप सरदेसाई
ही वॉज द मैनेजर ऑफ इंडियन टीम। और वेस्ली हॉल बड़े खूंखार गेंदबाज थे वेस्ट इंडीज के, अभी भी हैं वो वेस्ट इंडीज टीम के मैनेजर थे। ये दोनों खड़े थे। मैं दिलीप के पास पहुंचा और दिलीप सरदेसाई से मैंने पूछा कि दिलीप, आप देखिए वेस्ट इंडीज के हीरो रहे हैं 71 की सीरीज में, आपकी वो डबल सेंचुरी ने पूरे गेम का, पूरी सीरीज का मुस्तकबिल बदल दिया था और अंत में आप सीरीज जीत के लौटे थे। फास्ट बॉलिंग पर आपसे बेहतर कौन खेल सकता है? तो आप मैनेजर हो टीम के, क्या आप ये बताओ मुझे कि क्या इंडियन टीम के कोई खिलाड़ी ने आपके पास आके शॉर्ट राइट डिलीवरी बाउंसर पर कोई टिप लेने की कोशिश की? बोले नहीं। एक आदमी, उनको कौन? बोला सनी गावस्कर। तो जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, वेस्ली हॉल जो थे कैरेबियन अंदाज में, कैरेबियन हंसी जो होती है बड़ी मजेदार होती है, बड़ा बड़ा खुल के मगर लिसन मुझे सुनो। यस्टरडे नाइट सनी came to my hotel room and he asked me, Wes, how I should negotiate the rising delivery and bouncers. Then I laughed. I but the best opening batsman, technically soundest batsman of the universe, is asking a batting tips from a person who is a fast bowler and who has had only one half century, and he is asking me the batting tips. But no, I will tell you. And उन्होंने जो है बताया मुझे कि then I told him कि you put your right leg behind 60 degree and then you will have the plenty of time to judge the ball whether hook or whether duck. That tips I had given him. सुना और गया ऑफिस INS में जागरण में था उस समय, दैनिक जागरण में, और आई रोट एन स्टोरी। लकीली the editor and the owner, one of the director of the Jagran, Narendra Mohan, later on he was the member of Parliament Rajya Sabha. So he was there in the office. He asked me, पद्मपत, आपने कटर रिजल्ट लिखा है क्या? हमने कहा बस कंप्लीट कर रहा हूँ सर। तो मैं आई सी, हमने कहा जरूर, आप उसको पढ़िए। तो जब उन्होंने हेडिंग पढ़ी तो वो चौंक उठे। हमने लिखा कि कल का दिन जिसको कहा जा रहा है कि सूरज अस्त हो गया, वो सूरज सूर्योदय का दिन बड़े वेग के साथ अपनी तीखी धूप से लोगों को चौंकाता नजर आएगा। बोले आपने इतनी बड़ी हेडिंग दी थी आपने? बोले सर देखिए, रिस्क लेना ही तो हमारा काम है। और मैंने लिखा कि कल का दिन जो है सनी गावस्कर का होगा, और क्यों होगा उसका उदाहरण मैंने दिया। ये आदमी कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स गेम कि इस आदमी ने बाहर से गेंदबाज बुलाए और 20 गज की पिच से उसने लगातार 3 घंटे तक हुक और पुल किया, केवल बाउंसर गेंद खेली। जबकि एक बात बता दूं, सनी मेरी किताब में
बहुत सनी आ गए, बहुत लोग बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए, लेकिन एज फार एज द ग्रामर ऑफ बैटिंग टेक्निक इज कंसर्न, मेरी किताब में वो बल्लेबाजी व्याकरण का पाणिनि है, पानी में ऐसे और ही वो आदमी जो है वो हुक और पुल कर रहा है, ये मैंने लिखा। और विश्वास करो वो रात जो थी मेरे लिए बड़ी कठिन रात थी। मैं आईएनएस के 1 नंबर कमरे में था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। मैं बालकनी में गया और मैं तारे गिनता रहा, और तारे गिनते गिनते सुबह हो गई। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, मेरा दिल धक धक कर रहा था कि इतना बड़ा जोखिम कदम तुमने उठाया है, कल को अगर गावस्कर आउट हो गया तो क्या होगा। और मैं मैदान पहुंचा, टॉस जीता, भारत ने पहले बैटिंग की, और मेरी जिंदगी में खुशी का वो पल मैं भूल नहीं सकता। हालांकि वो टेस्ट मैच ड्रा हुआ था, लेकिन दर्शकों आप विश्वास कीजिए, जो बैटिंग मैंने गावस्कर की उस दिन देखी फिरोज शाह कोटला में, माइकल होल्डिंग, जेफ मार्शल, डेविस, ऐसे दिग्गज गेंदबाजों के बीच में उस आदमी ने अपने पूरे कैरियर में उतने हुक और पुल नहीं किए होंगे जितने उसने किए। और गावस्कर की सेंचुरी 150 गेंद 200 गेंद में आती थी, 93 या 94 गेंद में ही कंप्लीटेड ही सेंचुरी, और उसी के साथ डोनाल्ड ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को उसने बराबर कर दिया। ये ब्रैडमैन बहुत महान बल्लेबाज थे हुक और पुल के में, तो उसको ब्रैडमैन के रिकॉर्ड को तोड़ना था ना, या बराबरी करनी थी, तो वो ब्रैडमैन स्टाइल में थे। और उन आलोचकों को जवाब दिया जो कानपुर में कह रहे थे कि सूरज अस्त हो गया। ये हमारी खुशी का पहला पल था। ये हमारी इंटरव्यू का अंतिम चरण है। इसमें वन लाइनर, एक लाइन में आपको आंसर देना है। देखो, सर्वकालिक तेज गेंदबाज आप किसको मानते हैं? देखो, दूसरी मैं खुशी बता दूं जी, वो दिल्ली में 1999 में टेस्ट मैच चल रहा था, और वेदर की भविष्यवाणी थी कि 5वें दिन जो है बारिश होगी, और चौथे दिन की बात है, अनिल कुंबले, मतलब he mesmerized the Pakistanis and captured 10 wickets in an inning and equal the record of Jim Laker। तो ये दो हमारे टेस्ट मैच में ऐसे बहुत क्षण आए हैं, लेकिन ये जो है वो यादगार है। सर्वकालिक तेज गेंदबाज आप किसको मानते हैं? सर्वकालिक पूरी दुनिया में कि पूरी दुनिया में कहना मुश्किल है, वो तो ना भविष्य वाला हाल हो, ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी कटली एम्ब्रोस, वेस्ट इंडीज के कटली एम्ब्रोस, और वो खौफनाक गेंदबाज थे जी, और बड़ा क्लासिकल रनअप के साथ बॉलिंग करने वाले माइकल होल्डिंग, और गेंद में विविधता के रंग भरने वाले ऑस्ट्रेलियाई डेनिस लिली को मैं तीनों को एक पैरेलल मानता हूँ, और उनको ऑल टाइम ग्रेटेस्ट मानता हूँ। है भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे चर्चित लड़ाई, अन्यथा मत लेना जी, उसका कैरियर जो था बहुत छोटा सा था, आज वो बिस्तर पर है, फ्लेमबॉयंसी के कारण है जी, लेकिन जब उसने कैरियर शुरू किया था तो यूँ लगा कि सचिन को भी पीछे छोड़ देगा। सचिन के साथ ही उन्होंने, सचिन का साथी विनोद कांबली, मुझे याद है कि 96 वर्ल्ड कप में इसी एम्ब्रोस पर उसने एक जो पुल किया था, मेरी किताब में उससे बेहतरीन स्ट्रोक आज तक मुझे याद नहीं आता, लेकिन उस पर सफलता का नशा कुछ इस कदर चढ़ गया कि वो अपने इस कैरियर को संभाल नहीं पाया। आज वो कहाँ है
बेड पर पड़ा हुआ है, पैसे पैसे को मोहताज है। और वैसे भी देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, हर जगह। और देखिए लेफ्ट हैंडर जो होता है उसका जो सौंदर्य होता है वो बड़ा अलग किस्म का होता है। जब वो स्ट्रोक लेता है ना, तो वो स्ट्रोक जो होता है उसमें जो खूबसूरती होती है, उसमें जो गायकी होती है, वो गायकी ऐसी होती है कि जैसे कि रविशंकर महान सितार वादक झाला बजा रहे हैं। वर्तमान भारतीय क्रिकेट का जिस तरह से भारतीय क्रिकेट अर्श से फर्श का सफर किया है, किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट देना हो खिलाड़ी में से, तो आप किसको देना चाहेंगे? एक, सिर्फ एक। मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए। 2। और खास तौर से यशस्वी जायसवाल, जिसका पिता गोलगप्पे बेचता था आज़ाद हिंद मैदान में, और वो अपने पिता की मदद करता था, और आज वो ऐसा महान बल्लेबाज है कि हम उसके बारे में अरसे तक सुनेंगे। एक वो और एक यंगस्टर नया लड़का आया जिसकी चर्चा मैंने की, जिसकी दुनिया दीवानी हो चुकी है। उसका नाम है अमृतसरी अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, धन्यवाद। आज का पॉडकास्ट इतना ही तक। बहुत हम आभारी हैं आप कि आपने इतने मधुरता से, इतने सरलता से, व्यंग्यात्मक रूप से आप हमारे दर्शक के लिए कुछ खेल पत्रकारिता के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे याद किया। और मैं आप लोग अभी प्रशिक्षु हूँ, मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और जिस तरह से आपने मुझसे सवाल पूछे, मुझे लगा कि मैं जो चाहता हूँ कि जब आप किसी का इंटरव्यू लें तो आप वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए और पूरा होमवर्क करके उतरना चाहिए। और मुझे लगता है उसमें मुझे आपको 90 नंबर तो देना चाहिए। धन्यवाद।